नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। बैंगलोर से आप सबों को नमस्कार। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मैं आपको 2 भाइयों से मिलाने जा रहा हूँ। एक ने बीटेक किया, दूसरे ने एमबीए। दोनों ने खेती शुरू करी लखनऊ के अंदर और कई करोड़ का टर्नओवर उन्होंने बनाया। 20-22 एकड़ के आसपास करीब लीज लैंड लेकर के इस बार भी उन्होंने खेती करी। इनका फीचर अभी दूरदर्शन किसान पे योर स्टोरी में करीब 50 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद थी इस 22 एकड़ के प्लॉट में वाटरमेलन से। अनसीजनल हेल आया, इस बार काफ़ी हेल परेशानी किया। ये कोरोना के पहले का समय है। अनसीजनल हेल स्टॉर्म आया और जो तरबूज है उसकी हालत जो है ख़राब हो गई और किसान जो दोनों भाई थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। ये खाली इन दोनों भाइयों की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों कहानी उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत में इस बार हुई है अनसीजनल रेनफॉल और हेल स्टॉर्म के चलते। हिमाचल में भी लगभग सेब के कारण सेब के बागानों में इस तरह का नुकसान लगभग होता ही रहता है। तो उसके बाद जो है दूसरी जो समस्या है कि पूरे देश में समस्या के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर दूं। आप सबको समस्या पता है, हम लोग देखेंगे कि उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये मामला एक हेल का भी जो है गैर मौसम का जो ओला वृष्टि हुई उसके चलते जो नुकसान हुए, लोग उससे उबर ही रहे थे कि उस बीच में अब कोरोना वायरस आ गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन का कर्फ्यू जो है वो महीने भर का लॉकडाउन बन जाएगा और वो हुआ। और जो परेशानी लोगों को हुई वो मतलब कि काबिल ले बयान नहीं है। हर लोग अलग अलग स्तर पे अपने अपने लेवल पे जूझे, इंक्लूडिंग हम लोग खुद ही 2 महीने से ऑफिस बंद होने के चलते किसानों तक अपनी सेवा नहीं पहुंचा पाए। तो उस बीच में क्या हुआ कि पिछले साल तक भी मौसम किसानों की कमाई जो है अच्छी नहीं हुई थी। इस बार उम्मीद थी, बम्पर फसल था, लोग सोच रहे थे कि थोड़ी कमाई ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन होने के कारण हुआ ये कि जो फसल का मार्केट प्राइस कुछ होना था उसका मार्केट प्राइस कुछ और मिला और किसान भाइयों को काफी नुकसान हुआ जिसके चलते। तो ये तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है मौसम का, मगर इस तरह का वायरस या लॉकडाउन 53 साल की उम्र में किसी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा और आशा है कि आप लोगों में से भी किसी ने शायद नहीं देखा होगा। ये पहली फर्स्ट टाइम वेजिटेबल फार्मर, मैं ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा रहा हूँ जो कि आज की वस्तु स्थिति, आज के सामाजिक व्यवस्था में किसानों की जो हालत है उसको वर्णन कर रहा है कि लॉकडाउन के चलते फर्स्ट टाइम वेजिटेबल फार्मर अपना कुकम्बर को मार्केट तक नहीं पहुंचा पाया और बेचारे को अफसोस हुआ कि क्यों वो इस तरह की फार्मिंग में घुसा कि मार्केट में बेच ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि एक चीज से समझ, जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती, बंधु बांधवों को लेके आती है। जब तक वो संभल रहा था कोरोना को, लॉकडाउन खुलने के कगार पे आया, फिर लोकस्ट का अटैक शुरू हो गया। तो ले दे करके एक के बाद एक, और ये अभी खत्म हो ही रहा था तब तक में फिर दो दो साइक्लोन का झेल। तो इतनी सारी जो समस्याएं एक साथ आई है, ये अपने आप को सोचने के लिए मजबूर करती है और ये व्यवस्था जो है शायद कुछ बदलनी चाहिए, किसी बदलाव की ओर इंगित करती है और ये शायद भगवान का इशारा है कि अब हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। तलेगांव पुणे के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि करोड़ों रुपए के ग्रीन हाउस बिल्कुल जमीन पर आ गए, किसानों का काफी बड़ा नुकसान हुआ और ये सब बैक टू बैक हुआ। तो जो हेल स्टॉर्म या ओला वृष्टि से चालू हुआ था वो अभी तक तो साइक्लोन पे रुका है। कोई बोल रहा था कि अगले 1-2 हफ्ते में और भी साइक्लोन आने वाला है। तो कई सारे टूटे हुए सपने हैं इनके साथ, कई सारे सैटर्ड ड्रीम्स हैं। कई यंग लोगों ने जो कि उधार लेकर के जो खेती कर रहे थे उनको भी काफी नुकसान हुआ है और ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि दोबारा ये सिचुएशन उनकी जिंदगी में ना आए, हमारी जिंदगी में ना आए। मगर एक कहावत है, अकबर बीरबल की एक कहानी है जो कि आपको बताता हूँ कि अकबर ने बीरबल को बोला कि बीरबल, ऐसी कोई लाइन लिखो कि जब दुख में पढ़ूं तो अच्छा लगे और सुख में पढ़ूं तो बुरा लगे। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो किसान भाइयों, ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी बुरा समय हो, जब पहिया नीचे जाता है तो उसके बाद उसको ऊपर ही आना होता है। इन सब चीज़ों के बीच में कुछ आशा की किरणें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। आगे आगे बढ़ते हैं। इसके साथ चैलेंजेज हमारे पास पहले की तरह नहीं है, बिल्कुल अनोखा तरह का चैलेंज है। अपने आप में एक साथ इतने चैलेंज कभी किसी ने नहीं देखा, पहले कभी हुआ नहीं और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि शायद बाद में भी कभी ना हो। वैसे इमरान जी ने मेरा इंट्रोडक्शन करा ही दिया है। तो मैं राजीव कुमार रॉय हूँ, आईआईटी खड़गपुर से मैंने मास्टर्स किया है। 87 91 में 93 में पास आउट के बाद आईआईएम बैंगलोर से भी एक कोर्स किया
इसराइल वगैरह के सेनाटको में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे के आया हूँ, और महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के एकेडमिक काउंसिल का मेंबर भी रह चुका हूँ मैं। अपने प्राइम मिनिस्टर जी के इलेक्शन कैंपेन में चाय पे चर्चा प्रोग्राम में मैं उनका प्रोटेक्टेड फार्मिंग का ये था, एडवाइज़र था, और कई सारे ओकेजन्स पे जगह-जगह में अलग-अलग लोगों से मुलाकातें होती रहती है। तो शायद मेरी बात कई जगह पे पहुँच जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज भी कोई सुन रहा होगा, कोई ना कोई। अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले ज्वेल्स ऑफ साउथ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और पिछले साल आईआईएम बैंगलोर में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स टॉप 50 एंटरप्रेन्योर्स में मेरा सिलेक्शन वहाँ भी हुआ था। खैर, ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। तो हम देख सकते हैं कि एक और हमारे पास समस्याएँ हैं इतनी सारी, और दूसरी ओर हमारे पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में जो लोग खा रहे हैं, आपने देखा कि कितना भी लॉकडाउन हो गया, लेकिन सब्जी की, एसेंशियल गुड्स की, या राशन या किराने की दुकान उस लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुए। तो एक और ये सारी समस्याएं आई, लेकिन एक आशा की किरण ये है कि अगर हम लोकल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम ज़रूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, और हम मौसम के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हुए प्रोड्यूस करते हैं, तो शायद दूसरी ओर हमें इस समस्या का समाधान मिले। लेकिन ये समस्याएं एक तरफ है, और देखते हैं कि अभी का सिचुएशन कैसा है। अभी का सिचुएशन जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में दूसरी तरफ किस तरह से है। आज की हालत ऐसे है कि लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के चलते काफ़ी इनकम लोगों का बढ़ा है, जो कि ऑफ कोर्स कोरोना के चलते थोड़ा कम हुआ है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पावर इन योर पर्स, और जो हम खा रहे हैं वो पॉइजन है। मैं शंकरा कैंसर हॉस्पिटल में एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ, और डॉक्टर बी एस श्रीनाथ यहाँ बैंगलोर में हैं, जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, और कैंसर के पेशेंट्स को बहुत करीब से देखा है। रोटेरियन होने के साथ साथ मैंने यहाँ पे करुणाश्रय करके एक जगह है, हमारे घर के सामने ही है, वहाँ पर कैंसर के टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए वो जगह है जहाँ के लोग जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो आपको जान के बिल्कुल आश्चर्य होगा कि आज 4 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है, जिससे कि वो नहीं बच पा रहे हैं। और जब मैंने डॉक्टर श्रीनाथ से बात करी कि डॉक्टर साहब ये कहाँ से आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि राजीव, इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो फूड चेन से आ रहा है, और इसीलिए फूड चेन को सही करना हम सब की जिम्मेदारी है, दायित्व है, और वही भविष्य है। क्योंकि जो अब तक होता आया है, अगर हमको उससे कुछ अलग करना है तो हमें उससे कुछ डिफरेंट काम करना पड़ेगा, और अगर हम डिफरेंट काम नहीं करेंगे तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो सिचुएशन यही है कि पॉइजन ऑन योर प्लेट, पावर इन योर पर्स। आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप खाओ क्या, चुनो क्या, उसके ऑप्शंस में शायद क्लीन फूड नहीं है। क्योंकि आज मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में 26 साल काम करने के बाद भी जब मैं सब्जी खरीदता हूँ तो मेरी रूह कांपती है कि पता नहीं इसमें कितना पेस्टिसाइड होगा। मैं खास तरह से कोशिश करता हूँ ऐसी सब्जियां खरीदूं जिसके अंदर पता है मुझे कि ये ग्रीन हाउस के अंदर उगा होगा, मुझे पता है कि ये थोड़ा महंगा भी हो, लेकिन उसके लिए मैं क्लीन फूड खा रहा हूँ, कम पेस्टिसाइड या मिनिमम रेसिडुअल लेवल का पेस्टिसाइड के साथ मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस आज बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूँ, शायद आपका दिमाग हिल जाए। हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हमें सोर्स नहीं पता होता है। आज का सिचुएशन बहुत ही डरावना है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हिसाब से क्लोराडेन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, इथाइल पैरेथियोन, मेलाथियोन, डीडीटी, पैराथियोन, मिथाइल, ये न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स हैं। जितने भी परमिसिबल लिमिट्स हैं उनसे 3000 टाइम्स तक गोभी में इस्तेमाल हो रहा है। ये सब नंबर्स जो है, लेडीज फिंगर जो कि कई लोगों का फेवरेट डिश है, उसके अंदर करीब कई गुना 15,000 गुना तक जो है इस्तेमाल हो रहा है। 20 अगर लिमिट परमिसिबल है पीपीएम, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हैदराबाद में एक स्टडी के हिसाब से पाया गया था कि टोमेटो के अंदर क्लोरोपायरिफॉस का जो है 178.87 पीपीएम है, जो कि परमिसिबल लिमिट 0.2 है। बैंगन जो कि काफ़ी लोग, एग प्लांट्स जो है उसका परमिसिबल लिमिट 0.2 है, लेकिन हम खा रहे हैं 24.02 का। ये हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का रिसर्च है, जो कि न्यूज़पेपर में क्लिप हुआ था, और इसको मैं काफ़ी दिनों से, मेरे लिए प्रोटेक्टेड फार्मिंग की ओर मुड़ने का और लोगों को मोड़ने का या प्रेरित करने का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कि लोगों को कैंसर होने से बचाएं, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है सही खाना खिलाएं, उसकी व्यवस्था की जाए। ये 2 किसान हैं, चेहरा मैंने जानबूझकर कवर किया है, इनके खेत में मैं गया,
कम से कम 30 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी खीरे की खेती है। तो मैंने बोला भाई तू बहुत खुशनसीब है कि तू इसी खेत में रहता है, इसी में उगाता है और शायद इसी में खाता भी होगा। तो बोला सर कि नहीं, हमारे खुद के खाने के लिए हम अलग से 100 स्क्वायर मीटर में खेती करते हैं, ये केवल मार्केट के लिए है। इतना पेस्टिसाइड ये यूज़ करते थे कि वो खुद के खाने के लायक उसको नहीं समझते थे, मगर हम वो खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा भोजन कहाँ से आ रहा है। इस डिस्कशन में मैं एक बात जो है आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, जिन्होंने ये प्रयास शुरू किया है कि ट्रेसेबिलिटी हो खाने का, कि फार्म से लेकर के फोक तक पहुँचने तक हर एक स्टेज पे ट्रेसेबिलिटी हो और आपको पता हो कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है, कब-कब स्प्रे हुआ, क्या स्प्रे हुआ और टूटने वक़्त में कितना उसमें रेसिड्यू है, जिसको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हिसाब से मिनिमम रेसिडुअल लेवल के हिसाब से आदमी तैयार कर रहा है। सो ये सारी समस्याएं हमने देखी हैं। अगर हमें इसका जवाब खोजना है तो शायद इसका जवाब कुछ हद तक प्रोटेक्टेड फार्मिंग में मिलेगा। देखते हैं आगे। सो लेट्स एनालाइज। जो भी हमने समस्या देखी है उसमें दो सिचुएशन है। एक तो कंट्रोलेबल सिचुएशन है जिसको कि हम नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोलेबल सिचुएशन नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या क्या है वो फैक्टर्स? कंट्रोलेबल है कि फिजिकल प्रोटेक्शन अगर हम कर सकते हैं तो शायद ओले से हम रक्षा कर सकते हैं। अगर हम क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं तो अनसीजनल जो वेदर चेंजेस हो रहा है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप यील्ड जो है वो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम कई सारे ग्रोइंग पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और डिजायरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बेहतर से बेहतर क्रॉप ले सकते हैं। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, ये चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब कंट्रोल में हमारे जो नहीं है वो है हेल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम भगवान को कह नहीं सकते कि भैया कब हेल होगा, कब नहीं होगा, हमारे खेत की फसल कब चौपट होगी, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आंधी तूफान पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, साइक्लोन पे कोई कंट्रोल नहीं है, लोकस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, लॉकडाउन पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन लॉकडाउन शायद दोबारा नहीं हो हमारी ज़िंदगी में, हम इसी की उम्मीद करते हैं। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है और जिनको कंट्रोल कर सकते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना। तो लेट्स कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं। सो डबलिंग द फार्मर्स इनकम प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो जिसको अचीव करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन जो है प्रोटेक्टेड फार्मिंग से हो सकता है। लेकिन इतने सारे जो नुकसान हुए किसानों के, उसका सबसे बड़ा कारण अनसर्टेनिटी था, प्रिडिक्टेबिलिटी था, और आपको पता नहीं कि कब कौन सा वेरिएबल आपको आके मार के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान बेबस, लाचार, इंक्लूडिंग एक्चुअली ग्रीन हाउस के किसानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसीलिए लाचारी वहाँ भी आती है अगर डिज़ाइनिंग सही नहीं हो। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन लॉसेस जो है मोस्टली अनसर्टेनिटी के चलते होता हो। अनसर्टेनिटी के कई सारे फैक्टर्स हैं। सो अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास क्या-क्या हैं? टेक्नोलॉजी जो है हमें मदद करने के लिए अवेलेबल है। हमको समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन-सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम हमारे लिए इफ़ेक्टिव ढंग से कर सकते हैं। एसेंशियली जब हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग की बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग का मतलब केवल ग्रीन हाउस है। मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा चेंज करना चाहता हूँ कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को जो प्रोटेक्ट कर सकते हो। किसी एक फैक्टर, एक ग्रोइंग कंडीशन को जब आप प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी इस्तेमाल करते हो टेक्नोलॉजी का या प्रोडक्ट का, तो वो प्रोटेक्टेड फार्मिंग का हिस्सा बन जाता है। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सबसे पहला प्रोटेक्टेड फार्मिंग का सैंपल जहाँ से शुरुआत होती है, मैं मल्चिंग और ड्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज क्रॉप कवर की बात कर रहा हूँ। क्रॉप कवर वो सॉल्यूशन है जो कि सस्ता सॉल्यूशन है, 17 ग्राम पर स्क्वायर मीटर का नॉन ओवन पॉलीप्रोपिलीन। आप इस अपने फसल के ऊपर सिंपली इसको फेंक सकते हैं, या फिर जैसा ये पिक्चर में लिखा हुआ है ऐसा टनल बना करके आप उसको लगा सकते हैं। कीड़े-मकोड़े और लैकोस्ट जैसे प्रॉब्लम से इसमें 100% प्रोटेक्शन है, क्योंकि लैकोस्ट इसको नहीं खा सकता है। बारिश का पानी, इसमें एयर का एक्सचेंज होता है, बारिश का पानी जा सकता है, लेकिन कीड़ा-मकोड़ा से 100% प्रोटेक्शन है। तो एक पैरामीटर, एक जो सनलाइट है, ये सनलाइट को थोड़े हद तक कंट्रोल करता है, लाइट के डिफ्यूजन को बढ़ाता है,
और कीड़े-मकोड़े को अंडर अटैक नहीं करने देता है। इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब कीड़े-मकोड़े को अंदर जाने ही नहीं देगा, ओपन फील्ड कल्टीवेशन हम पॉलिनेशन कैसे करेंगे? तो जहाँ भी क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी का हमारा प्लांट है, उसमें हम फ्लावरिंग होने के बाद इसको हटा देते हैं। जिसके चलते जब तक प्लांट हमारा ऑलरेडी काफ़ी मजबूत हो चुका होता है और मजबूत प्लांट जो है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आने वाले कीड़े-मकोड़े या वेदर के वेगरीज़ को कंट्रोल कर सकता है या फेस कर सकता है। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो ज़्यादा रोगी होता है, उसको बीमारी जल्दी आती है और एक बच्चा जो तंदुरुस्त होता है, वो उसी माहौल में उसको बीमारी नहीं आती है। क्योंकि ये प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है उन दिनों में जबकि प्लांट छोटा होता है। तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग का पहला स्टेप आज के समय में कम खर्चे में भी शुरू किया जा सकता है, जिसको कि हम क्रॉप कवर बोलते हैं और इसको ओपन फील्ड के किसान कर सकते हैं। हर टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउस से नहीं शुरू होती, हर टेक्नोलॉजी महँगी नहीं होती। मैं सस्ते टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जिसको कि आम किसान भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 20 से 25 हज़ार रुपए खर्चे में। और चूँकि आप जो खर्चा इधर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उतनी बचत आपको पेस्टिसाइड में कमी होने के कारण बच जाती है। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती किसान भाई करते हैं कि जब ये क्रॉप कवर लगाते हैं, उसके बाद भी स्प्रे करते रहते हैं क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। वो बोलते हैं भैया पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? खेती तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब एक आप सोचिए कि उसके अंदर से कुछ घुस ही नहीं सकता है, तो आप किसको मार रहे हो? आप अपने कवर को मार रहे हो। तो ये कवर 17 जीएसएम में आकर के करीब 1 साल तक चलता है और इस तरह के कवर का अब ओपन फील्ड में ट्रेडिशनली यूज़ होने लगा है। तो ये एक नया ट्रेंड है जिसको कि बाकी किसान भाई जो ओपन फील्ड में करते हैं, उसको इस्तेमाल करें। दूसरा एक सॉल्यूशन जो कि रिसर्च हमारे भोपाल में जो सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वहाँ पे किया गया था। टेम्परेरी वाल्व फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉस्ट और इंसेक्ट। ये ट्रायल जो है भोपाल के श्री रमना राव जी हैं, उन्होंने किया केवी रमना राव और उनकी टीम सीआईई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने किया। उन्होंने क्या किया कि 1 एकड़ के प्लॉट में 3 मीटर लंबा 40 मेष का इंसेक्ट नेट लगाया और उसमें टमाटर की खेती करी। जो उनका रिजल्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। शायद आपको भी इसमें इंस्पिरेशन मिले। मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ पूरे डिस्कशन में, ताकि आप देखिए कि इसमें से किसकी बचत हो सकती है, क्या आप सेव कर सकते हो। तो उड़ने वाले जो इंसेक्ट हैं, जो क्रॉप का इन हाइट जो है इस 3 मीटर के इंसेक्ट नेट से करीब 22% तक बढ़ा। जो यील्ड है वो करीब 44% हाई गया और हायर नेट इनकम जो है करीब 35% हुआ क्योंकि क्वालिटी थोड़ी बेहतर थी, इंसेक्ट का अटैक कम हुआ, पेस्टिसाइड का अटैक भी कम हुआ, इसीलिए जो है नेट इनकम करीब 35%। जो जनरल बाजू का प्लॉट जो ओपन फील्ड था, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये मेरी फाइंडिंग नहीं है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फाइंडिंग है। मगर हम किसान भाइयों को चाहिए कि ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने फसल में मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और एक और मजे की बात है, ये नेट्स जो है जल्दी फटते नहीं। अगर आप अच्छी कंपनी का नेट खरीदेंगे तो उसकी 5 साल की गारंटी आती है। आप 5 साल की गारंटी वाले नेट को आप ऐसे खेत में लगा के रखेंगे तो शायद आपके पास 10 साल भी चले। तो 10 साल के लिए ये कॉस्ट आपको बिल्कुल जमेगा। एक बार का खर्चा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको फ़ायदा देके जाएगा। जो तीसरी उसी नेट के टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन जब मैं रिसर्च कर रहा था कि दुनिया में और कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, तो ऐसे इस्तेमाल करने का तरीका मैंने कीनिया में देखा। कीनिया में क्या करते हैं कि 40 मेष का इंसेक्ट नेट लेकर के वो क्रॉप के ऊपर ऐसे बैम्बू के ऊपर जो है तार बांध करके उसके ऊपर वो लगा देते हैं। तो ये भी जो है कीड़े-मकोड़े से ओपन फील्ड में भी जो है कीड़े-मकोड़े के अटैक को बचाता है। अगली जो सिंपल सी टेक्नोलॉजी है 4 एमएम या 6 एमएम का सरिया लेकर के इस तरह से गोभी के फील्ड को कवर कर दिया है। ये सब टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए नहीं। ये छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट हैं जिसको करके आप अपने फसल को बचा सकते हैं। ये सॉल्यूशंस हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जो कि छोटे पैमाने पे खेती करते हैं और उनको अपनी खेती से थोड़ी ज़्यादा आमदनी चाहिए। वो लोग ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं और उनको केमिकल का अटैक कम होगा, केमिकल का यूज़ कम होगा, उनका पेस्ट अटैक कम होगा और इनकम भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, अब थोड़ा-सा और एक सॉल्यूशन में आते हैं, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स को हम समय से पहले ले लें या ऑफ सीजन ले लें, जाड़े में स्पेशली। क्योंकि जाड़े में जब तक टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, उस वक़्त में अगर हम प्लांटिंग करेंगे तो बाकी लोग भी जो ओपन फील्ड वाले हैं, वो भी मार्केट में उसी वक़्त आते हैं। तो हम लो टनल्स का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के लिए, समर स्क्वाश के लिए, कुकुरबिट के प्लांट के जल्दी जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि जर्मिनेशन एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही होता है। तो हमने अगर क्लियर मल्च लगा करके उसके ऊपर अगर हमने लो टनल डाल दिया जो कि ट्रांसपेरेंट है,
तो उसका जर्मिनेशन जो है जल्दी होता है और ये प्लांट 30 से 40 दिन तक पहले आ जाता है और आप मार्केट में बाकियों की तुलना में पहले आते हैं। तो ये एक और सिंपल सॉल्यूशन है, वो लो टनल्स का है। उसके बाद जो आता है वॉक इन टनल्स आता है। वॉक इन टनल्स में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वायर, ये पाइप जो है अपने पाइप को मोड़ करके उसके ऊपर या तो इंसेक्ट नेट से कवर कर सकते हैं या प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में खेती कर रहे तो इंसेक्ट नेट से कवर कर देंगे तो आपको हेल से भी रक्षा करेगा, और एंटी हेल से कवर करेंगे तो भी हेल से रक्षा करेगा और प्लस इंसेक्ट से भी रक्षा करेगा। लेकिन जाड़े के दिनों में इसको आप प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं ताकि ये गर्मी को अंदर रोक करके रख सके। तो ये सिंपल वॉक इन टनल है जिसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं। इससे थोड़ा-सा ऊँचा जाएँगे तो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स का प्रचलन यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में हम इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में हैं, जो कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो कि हेल जैसी समस्याओं से प्लांट को बचाएगा। तो कई तरह के सॉल्यूशंस हैं जो कि 20,000 से लेकर के आप देखेंगे कई करोड़ रुपए तक का सॉल्यूशन है। हम इस बात को समझते हैं कि हर एक किसान के पास पैसा नहीं होता, हर एक किसान टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन आप जिस भी लेवल पे हो उससे एक लेवल ऊपर जाने की व्यवस्था हमारी टेक्नोलॉजी करती है। तो आप उससे एक लेवल आगे बढ़ो, अगले कदम पे थोड़ी सी कमाई होगी, फिर अगले कदम पे बढ़ो। तो इस ढंग से आपकी इनकम धीरे-धीरे ग्रो कर सकती है। ये सीरीज ऑफ बैटरी ऑफ टनल्स बोलते हैं जो मैंने लो टनल बताया। इस तरह की खेती में हेल का जो डैमेज है वो 100% खत्म हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस बार जो हेल का डैमेज हुआ है उसको रोकने के लिए इसके ऊपर एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक है जो कि हेल से भी नहीं फटता है, वही इसकी खासियत है। तो ये बैटरी ऑफ टनल्स जो है एक और पॉसिबल सॉल्यूशन है जो कि हम 1-2 महीने के अंदर इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दें, मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो हमने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया था उसको बोलते हैं केबल एंड पोस्ट का नेट हाउस। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम धीरे-धीरे ऊँचाई बढ़ा रहे थे। अब ये स्ट्रक्चर जो है 4 मीटर ऊँचा तक है। 4 मीटर की ऊँचाई में हम सारे क्रॉप कर सकते हैं और लगभग ये क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है, विंड को कंट्रोल करता है, सोलर रेडिएशन को कंट्रोल करता है और लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। तो जैसा आप नेट लगाएँगे, उस ढंग का आपको रिजल्ट मिलेगा। और कलर्ड नेट से और कई बेनिफिट्स हैं जो कि एक सेपरेट चैप्टर है, आज का ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। इसीलिए मैं इसी पे रुकता हूँ, इसी जगह पे रुकता हूँ इस नेट के बारे में कि ये नेट हाउस में बहुत अच्छी फसल हुई है। हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों एकड़ हमने लगाए हैं। कुछ फसलों का आपको रिजल्ट बताता हूँ। और एक और मज़े की चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग जो है सब्सिडी के इंतज़ार में नेट हाउस के स्ट्रक्चर्स नहीं लगाते, क्योंकि जो सब्सिडी है वो 450, 500, 600 रुपए तक के स्ट्रक्चर पे मिलती है। इस तरह के नेट हाउस की कीमत अभी हमने ₹199 सिंगल लेयर प्लस टैक्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया है। तो ये नेट हाउस जो है इसके लिए कोई सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है, बिना सब्सिडी के भी आप इसको कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ये ₹199 प्लस टैक्सेस का सॉल्यूशन है जो कि लो कॉस्ट सॉल्यूशन है। इसमें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है और इसमें सारे नेट जो हैं वो 5 साल की गारंटी के साथ आते हैं। इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो केले की खेती है उसके अंदर पानी लगता है ज़्यादा और पत्ते जो हैं टूट जाने के चलते उसका यील्ड भी उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो ये हमने करीब 10 एकड़ का एक प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर किया था, जिसके अंदर स्ट्रेट अवे उनका इनकम लगभग दोगुना हो गया था। मगर ये आज के टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, मगर इस तरह के सॉल्यूशन जो है हेल को प्रिवेंट करते हैं ऑर्चर्ड्स के अंदर। और इससे मिलता-जुलता हमने एक प्रोजेक्ट एंटी हेल का यहाँ पे ओले के चलते हुए काफ़ी जो डैमेजेस होते हैं तो एंटी हेल का स्ट्रक्चर भी बनाया था। मतलब आप 2 ढंग से एंटी हेल नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर बना करके जिसमें अनार की खेती होती है, और सामने अहमदनगर में एक प्रोजेक्ट, और इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर जो बाजू में अगर हेल स्टॉर्म आया था तो काफ़ी डैमेज हुआ था बाकी किसानों का, जिनका ये स्ट्रक्चर लगा हुआ था, उनका डैमेज नहीं हुआ। और या फिर आप नेट को सीधा का सीधा पेड़ पे डायरेक्ट फेंक सकते हैं, जैसे हिमाचल के अंदर एप्पल ऑर्चर्ड्स में लगता है, और इस केस में जो है मजबूत नेट है और ये प्लांट को और फ्रूट्स को डैमेज होने से बचा लेता है। उसी नेट हाउस के अंदर जब डबल लेयर लगा करके हमने कुकुम्बर की खेती करी, बैंगन की खेती करी, और चूंकि इसके अंदर नेट स्पेशल तरह का नेट लगा हुआ है जिसको ऑप्टीनेट बोलते हैं, और वो ऑप्टीनेट जो है इंसेक्ट्स को देखने नहीं देता है, और इसके अंदर एक और रिफ्लेक्टिव नेट, इसको 2 लेयर नेट हाउस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके चलते कि ग्रोथ हमारा अच्छा होता है और इसमें आप ऑप्टिमल कंडीशंस, ग्रोइंग कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैप्सिकम की खेती है। कैप्सिकम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है नेट हाउस। ये कहानी है डॉक्टर मनोज भाटिया की। इनका फार्म जो है करनाल के पास है। इनके पास ग्रीन हाउस भी था, और जब ग्रीन हाउस में जाड़े के समय में
इनकी खेती अच्छे से नहीं हो पाती थी और गर्मी के समय में इनको लेट से प्लांटिंग करना पड़ता था, इसलिए जब तक इनका प्लांट सही शेप में आता था, उन दिनों तक जाड़ा आ जाता था और जाड़ा में जब प्लांट का ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाता था, जब तक मौसम थोड़ा ठीक होता था, फिर गर्मी आ जाती थी बहुत ज़्यादा, तो यील्ड वो कभी ठीक से ले ही नहीं पाए। तो डबल लेयर नेट हाउस के अंदर इन्होंने टमाटर की खेती करी और इन्होंने 1 एकड़ पे लगभग 90 टन्स का यील्ड निकाला और ये नेट हाउस के सक्सेसफुल फार्मर हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिनका वीडियो भी हमारे एग्रीप्लास्ट के यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप कोई भी एग्रीप्लास्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे जाएँगे, उनका उसका यूट्यूब खोजेंगे, तो आपको इससे संबंधित सारे वीडियो एक जगह पे दिख जाएँगे, इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, फार्मर्स के टेस्टिमनी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस साइट पे जाएँ और अपने आप को उस पे सब्सक्राइब करें और नए हर हफ्ते में जो वीडियोज आते हैं उसको आप उससे लर्न कर सकते हैं। ये रवि अड़ियप्पा जी हैं, हमारे किसान यहाँ बैंगलोर के, जिन्होंने करीब 3400 स्क्वायर मीटर में 54 टन्स का कैप्सिकम निकाला। लगभग पहले ही साल में इनका डबल लेयर नेट हाउस कॉस्ट फ्री हो गया। और अब नीचे जो इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, मैं बताया था कि न्यू जनरेशन किसान आज इंस्पायर हो रहे हैं और न्यू जनरेशन किसान में ये सबसे अच्छा रिजल्ट जो है अभी हैदराबाद के पास ट्रायंगल फार्म्स का है, जिसको कि आपको आगे दिखाऊंगा, इनका एक वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरह से ये टेम्परेचर और ग्रीन हाउस के नेट हाउस के कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। बेहतरीन ढंग से खेती कर रहे हैं, ये निचला पिक्चर है और ऊपर के 3 पिक्चर जो है ये रवि का है। रवि के फार्म का डिफरेंट स्टेजेस पे है, बैंगलोर के पास, ये हैदराबाद का प्रोजेक्ट है। ये ट्रायंगल फार्म्स का है, जिनका कि एग्रोनॉमी जिस ढंग से वो खेती करते हैं, वो एक काबिल तारीफ बात है और बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन और बहुत ही शिद्दत से उनका क्रॉप होता है। आप देख सकते हो कि कोई पहले इस तरह के फ़ोटो खींचने के लिए मैं विदेश जाया करता था, लेकिन मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि अब ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में हो रही है और हमारे कई सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि मतलब हमें गर्वान्वित करते हैं कि जो विदेश से ऐसी खेती होती है, उससे अच्छी खेती आज इंडिया में कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट, हैट्स ऑफ टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट अब इंडिया में कर दिया। और ये जो नेट हाउस देख रहे हैं, ये हमने वहाँ पे हमने नेट हाउस ये हैदराबाद में बनाया है, तो इसके चलते आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट अच्छा है। थोड़े दिन के बाद ये क्रॉप का रिजल्ट है। ओके, सो नाउ you see this video, you will understand. March 28th, 2020, and today we are going to record the temperatures both outside and inside the net. This is the video by Triangle Farms where we have done our double layer net house structure, and you just listen to his one of the co-promoters, Mr. Mohan Urs. He is doing the commentary. It is in his own words. You will hear his experience about using the better technology there and how he is feeling about it. So this is his interview. Outside ambient temperature is about 39.2 degrees and the surface temperature on the rocky road is 63.8 degrees centigrade. Outside black body temperature is 74 degrees. Inside the net house, the temperature on the steel pipe is 41 degrees. The open surface temperature is 42 degrees. Plant leaf temperature is 32 degrees. This is on the sunny side. And 30 degrees around on the are running. The foggets are set to 4 seconds pulse for every 3 minutes. You can hear the sound of the fan, and there is mild flow of air over the top of all plants. The flow varies between 0.5 to 1.5 meters per second. All the plants look healthy. I don't observe heat stress on them. The plant's age as of today is about 128 days from the date of transplant. So this is 128 days from the date of transplant. degrees inside the net house. Inside the net house, the temperature is 32.8 degrees
in the soilless media. I could not hear what he said, the previous one, but he is talked about the temperature of the soilless media. So basically, you saw that he is controlling the leaf temperature, he is controlling the media temperature, and he is having the air circulation fan inside, even if it's a net house, to maintain a better humidity mix and better control on the climate inside the net house also. So as I spoke in the, जैसा मैंने शुरू में बोला था, सॉरी ऑटोमेटिक इंग्लिश में चालू हो गया, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से हम कोई भी कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारा वेंटिलेटेड टनल्स है। वेंटिलेटेड टनल्स को इस्तेमाल करके आप अगर लैंड होल्डिंग स्मॉल है तो इस तरह के इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी एक क्रम में एक और टनल है जिसको फैमिली टनल बोलते हैं, जो कि 15 मीटर बाय 8 मीटर का टनल होता है, जो कि केवल एक आदमी अपने खेती के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए लगा सकता है और वो क्लीन फूड खा सकता है। फिर ग्रीन हाउस की बात नहीं करूँगा, ग्रीन हाउस इंडस्ट्री बहुत पुरानी है इंडिया में। कुछ किसानों की सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। ये हमारे किसान हैं राजन्ना जी, जो कि यहीं बैंगलोर में मेरे घर से 9 किलोमीटर पे इन्होंने ग्रीन हाउस लगाया। और बैंगलोर में चूँकि मौसम ज़्यादा कंड्यूसिव है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, इनका यील्ड करीब 6000 स्क्वायर मीटर में 110 टन है। इनका डीडी किसान में भी इंटरव्यू हुआ, और जिस वक़्त इंटरव्यू हुआ तो उस वक़्त 78 टन्स था, लेकिन फाइनली इनका जो आउटपुट है वो करीब 110 टन्स तक निकला। सो 6000 स्क्वायर मीटर ये मोस्टली कैप्सिकम ही करते हैं, और इनका फार्म गेट पे कभी ग्रीन तोड़ते हैं, कभी कलर्ड निकालते हैं। एवरेज प्राइस इनको करीब 40 रुपीज़ तक मिल जाता है फार्म गेट से ही। यूपी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है खेती करने के हिसाब से, जहाँ की हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, ये पिक्चर है पीयूष जी, और हमारी वहाँ जो टीम है वो लोगों को यूपी और नॉर्थ इंडिया के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी खेती करने में मदद करती है। ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए अभी भी रेलेवेंटली नई है, और अगर इसको हम एग्रोनॉमिक सपोर्ट से सपोर्ट नहीं करेंगे, और हमारे एग्रोनॉमिस्ट अगर आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें खेती कैसे करनी है, तो शायद नए किसानों को मुश्किल हो सकती है। और कुछ फार्म उत्तर प्रदेश से। उसके बाद अब जो है हिंदुस्तान में, पहले मैं विदेशों के फ़ोटो दिखाया करता था, जो मैं प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में घूम कर के आता था। लेकिन अब मैं ये बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं। अच्छी खेती अब हिंदुस्तान में भी शुरू हो गई है। और वो करीब 75 दिन के लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी एक चेंज मैंने देखी है, वो ये है कि इंक्वायरी जो है इस बार लोगों की खेती, इस तरह की खेती अब हिंदुस्तान में भी आ गई है, और कई सारी ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में भी ला रहे हैं। और कई सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, ये लेट्यूस का फसल देख करके आप ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान में अब पालक नहीं हो रहा है या धनिया पत्ता नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे, परसों मेरी एक किसान से मुलाकात हुई थी जो कि फ्लोटिंग राफ्टर सिस्टम में पालक की खेती करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी तरह की खेती करके अपना हाथ जलाया है, लेकिन अब वो नए ढंग से हाइड्रोपोनिक में पालक की खेती करना चाहते हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि पालक में उनको अच्छा पैसा मिलेगा। ट्रायंगल फार्म्स की बात कर रहा था, या सिंपली फ्रेश जैसे न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लोग जो अभी खेती में आ रहे हैं, उन लोगों ने बहुत ही हाई एंड ग्रीन हाउसेज भी लगाए हैं, जिसको रिट्रैक्टेबल रूफ सिस्टम बोलते हैं। इसका हेल पे कोई असर नहीं है, इसका विंड पे कोई असर नहीं है, लेकिन ये महंगा सोल्यूशन है। लेकिन अगर लोग अपना इकोनॉमिक्स डेफिनेटली देखते हैं और उसके बाद ये लगाते हैं, तो इससे अच्छा टेक्नोलॉजी दुनिया में शायद कुछ नहीं है। रिट्रैक्टेबल रूफ सिस्टम वो है जिसमें कि छत जो है जब ज़रूरत हो आप बंद कर दो, जब मर्ज़ी हो खोल दो। तो जो दोनों मौसम है, बाहर में खुले का और अंदर में प्रोटेक्टेड का, आप दोनों का मज़ा इसमें ले रहे हो। और इसमें लीफ टेम्परेचर वगैरह अच्छा मैनेज हो सकता है, क्योंकि वेंटिलेशन अमाउंट जो है बहुत ही बड़ा एरिया है। जब आप छत को खोल देते हो तो अलग-अलग समय में आप इसको अलग-अलग ढंग से ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हमने देखे। पॉसिबिलिटीज़ के बाद हमें समझना पड़ेगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है। हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो उस पॉसिबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। हम देखते हैं कि अब अपॉर्च्युनिटी क्या है। ये प्रेज़ेंट सिचुएशन जो है और प्रेज़ेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे हम भविष्य की ओर कैसे जाएँ? तो दोस्तों, एक मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा विनिंग फ़ॉर्मूला जो है विन है। उसका एक ही फ़ॉर्मूला है, विनिंग फ़ॉर्मूला इज़ WIN। विन का मतलब है व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो जो हो रहा है सो हो रहा है, जो होना है उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हो गया उसको हम कुछ कर नहीं सकते। इसके पहले कभी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करते थे। चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, वो हर आदमी यही बोलता है इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी को बूस्ट करो, और यही बोलता है कि जो बीमार आदमी हो कोरोना से जल्दी
इन्फेक्ट हो सकता है और परेशान हो सकता है, जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो डायबिटिक हैं, मतलब कि जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर है। कौन से वो फूड हैं जिसमें कि इम्यून सिस्टम हमें बढ़ाते हैं? कई सारे ऐसे फल-फूल हैं, इसमें शिमला मिर्च भी है या जो भी कलर्ड फ्रूट है, जिसमें लाइकोपिन की मात्रा ज़्यादा है, वो सारा का सारा चीज़ जो है आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड की इससे ज़्यादा ज़रूरत, इससे ज़्यादा रिकमेंडेशन अब के पहले कभी नहीं आया था। धीरे-धीरे हमारा लाइफ़स्टाइल अपने ट्रेडिशनल कल्चर से वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा था, जहाँ की पिज़्ज़ा और पास्ता हमें ज़्यादा पसंद था बजाए कि अपनी रोटी-सब्ज़ी से। वापिस ज़माना हमारे रोटी-सब्ज़ी की ओर आएगा। तो डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड क्या है? करंटली कल्चरली जो है हम ज़्यादा सब्ज़ी और फल नहीं खाते हैं। डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है कि 400 ग्राम फल और सब्ज़ी कम से कम 5 सर्विंग्स 80 ग्राम पर डे आदमी को लेना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 400 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 5 सर्विंग्स इंटू 80 ग्राम्स, मतलब 400 ग्राम एक स्वस्थ इंसान को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लेना चाहिए। हम ले कितना रहे हैं इंडिया में, आप जान के सरप्राइज रह जाओगे। हम ले रहे हैं केवल 2.5 कप, मतलब कि लगभग आधा, मतलब कि 200 ग्राम। वो भी एवरेज है, मतलब कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो ये 2.5 कप पर डे लेने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हम इनफ क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं। नहीं खा पा रहे हैं, और जो खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये है कि आज आप खरीदने भी जाते हो तो आप देखते हो कि सस्ता क्या है। आप ये नहीं खरीद चेक करते हो कि इसमें से सही ढंग से कौन-सा उगा है, क्योंकि शायद आपका एक्सपोज़र नहीं है और इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन आज के इस सेमिनार के बाद हमें इस बारे में सोचना है कि हमारा फूड कहाँ से आ रहा है। अगर इसकी जानकारी हमें मिले या हम उस तरह के फूड को प्रेफ़र करें, जो कि प्रोटेक्टेड कंडीशंस में ग्रो हुए हैं, तो शायद आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, भई इतने सारे देश के किसान जो हैं, क्या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेंगे? तो मैंने पहले ही बोला कि हर एक आदमी को अपनी जगह से केवल एक स्टेप आगे बढ़ना है। रिपीट कर रहा हूँ, हर एक आदमी को जो कर रहे हैं उससे केवल एक स्टेप की टेक्नोलॉजी आगे की बढ़ानी है। अगर आप ओपन फील्ड कर रहे हैं तो आप मल्चिंग ड्रिप लगाइए, ड्रिप कर रहे हैं तो क्रॉप कवर लगाइए, क्रॉप कवर कर रहे हैं तो पेरीमीटर फेंसिंग लगाइए, पेरीमीटर फेंसिंग लगा लिया तो नेट हाउस लगाइए, नेट हाउस लगा लिया तो टनल लगाइए, ग्रीन हाउस लगाइए, जो भी है। तो आप एक लेवल अप स्टेप पे अगला कदम बढ़ाइए और धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। सरकार की तरफ से अलग-अलग स्टेज में, अलग-अलग स्टेट्स में कई तरह की सहायताएँ, भारत सरकार ने इस बारे में काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है पिछले 25-26 साल से, या तो सेंट्रल स्कीम हो या फिर स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन का स्कीम हो। काफ़ी सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसके तहत लोग फायदा हो सकता है, और इसको आप यूज़ करके इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी कभी नहीं थी। आज न्यूज़ पढ़ेंगे तो अमेज़न ने कितने सारे लोगों को निकाला। ओला ने मेरे ख्याल से 600 लोगों को फायर किया। ओयो रूम्स ने निकाला। अ, कितनी सारी बड़ी-बड़ी कंपनी ने जॉब से लोगों को लिटरली सेल्फ आउट कर दिया है, क्योंकि आज वो सर्टेन नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। तो सर्टेन क्या है? सर्टेन वही चीज़ है जिसकी हमें डेली ज़रूरत है, जो कि भोजन है। उसका कोई अभी भी रिप्लेसमेंट निकला नहीं है कि हम 2 टैबलेट खा लें और दिन में खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम भोजन को जितना क्लीन कर सकते हैं। दूसरी जो बात है कि ये जॉब से जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए मैं कई बार आश्चर्य करता हूँ कि 25-25, 50-50, आप भी न्यूज़ में पढ़ते होंगे। ये एक प्यून के जॉब के लिए यूपी में 50-50 हज़ार एप्लीकेशन आते हैं, वैसे लोगों का जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं। यही सिचुएशन मेरे सामने भी आया था अभिषेक भट्ट का, जिसकी स्टोरी मैं आपको सबसे पहले दिखाया था। वो मैकेनिकल इंजीनियर है और मेरे से जब उसने पूछा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं बोला तुम खेती करो। आज मैं कह सकता हूँ कि खेती करने के कारण, खेती से उसकी इनकम इवन कोरोना क्राइसिस के बावजूद, बाकी ऐसे लोग हैं जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि जॉब में है और इसमें जॉब जाने का चिंता नहीं है। एक क्रॉप गया तो 3 महीने का साइकिल में आप परेशान हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कई ऐसे किसान दोस्त हैं, जिन्होंने इसमें करियर बनाया है और वो अच्छा कर रहे हैं, और कई ऐसे ऐसे भी किसान दोस्त हैं जो कि पूरा सॉफ्टवेयर का नौकरी छोड़ करके, अच्छी भली आराम की ज़िंदगी छोड़ कर के खेती में घुसे, और वही बोला, न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो, भारत की खेती को नया रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। अब आप देखिए, फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि सबके लिए खाना कहाँ से आएगा। मेरा इसमें थोड़ा-सा नारा को बदलना है कि फूड सिक्योरिटी एक चीज़ है। क्या हम लोगों को साफ खाने का अधिकार नहीं है? मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से कहता हूँ।
क्या साफ खाने का अधिकार केवल अमीरों को है, या साफ खाने का अधिकार केवल उन लोगों को है जो अफोर्ड कर सकते हैं? क्यों नहीं हम एक क्रांति चलाएं जिसके चलते हम क्लीन फूड को प्रोड्यूस करें, क्लीन फूड को प्रमोट करें और क्लीन फूड के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करें। ये एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, बहुत बड़े लोगों की जरूरत है। ये एक यज्ञ है जिसमें अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अवेयरनेस कर सकता हूँ, लेकिन इसमें आप सबके साथ आने की जरूरत है, तो जाकर के इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिक्योर होगा। वरना हेल, डैमेज, फेमिन, साइक्लोन, ये सारी चीज आपको आने वाले सालों साल तक परेशान करती रहेगी। बगैर टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं है, और टेक्नोलॉजी ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आज कितने सारे हजारों के हजारों माइग्रेंट वापस अपने गांव में पहुंच गए हैं। मनरेगा को काफी जोर से इम्प्लीमेंट किया गया है। आखिर क्या कारण है कि ये लेबर्स को काम गांव छोड़ करके, सब सुख छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर सरकार इस दिशा में प्रयास करे कि खेती को टेक्नोलॉजी के रूप में अगर गांवों तक ले जाए, शुरुआत हुई है लेकिन और लंबा रास्ता जाना है, तो हम रूरल माइग्रेशन को रोक सकते हैं। मैं आपको, इजराइल के साथ मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का। वहां पर लोग ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं जिसको मोसाब बोलते हैं और किबुत्ज बोलते हैं। सारे लोग उसमें खेती करते हैं। मोसाब में हर एक आदमी खेती करता है, और सारे लोगों का ईल्ड जो है एक सेंट्रलाइज ग्रेडिंग पैकिंग हॉल में प्रोसेस होता है, और उस मोसाब के नाम से वो जाके ब्रांडिंग और मार्केटिंग होता है। या फिर कॉमन मार्केटिंग हॉल है, कॉमन मार्केट पैकिंग हॉल है, जहाँ की एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का पैकिंग और ब्रांडिंग होता है। मेरी कई दोस्तों से बात होती है, कुछ लोगों ने इसमें काम शुरू कर दिया जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। न्यू जनरेशन टेक से भी इंटरप्रेन्योर्स के ग्रोवर्स के बारे में आपको बताया कि एक तो ट्रायंगल फार्म्स के हैं, मोहन जी, कृष्णा जी, कमल जी और हमारे अमित भाई। इन सब लोगों ने बहुत ही फैंटास्टिक काम किया है, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। सचिन जी का ये प्रोजेक्ट है, कल ही मेरे पास पिक्चर आया क्रेवो के स्ट्रक्चर में, बेसिल क्रॉप। आप देख सकते हो, मैं पहले शायद यकीन नहीं करता कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान का है। ये हैदराबाद के पास की तस्वीर है, और इसीलिए मैं, मेरे प्रेजेंटेशंस में 10-15 पिक्चर्स होते थे जो विदेशों के हुआ करते थे आज के पहले। मैंने आज बैठ करके सारे विदेश के पिक्चर को डिलीट किया है कि अब हमें, मैं गर्व से सारे हिंदुस्तानी फार्मर्स, हिंदुस्तान के जो सचिन जी जैसे न्यू जनरेशन फार्मर्स हैं, और मोहन जी जैसे ट्रायंगल फार्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि मैं किसान से ज्यादा उनको एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ, जिन्होंने ये वीरा उठाया कि नई टेक्नोलॉजी से आधुनिक खेती करेंगे, और डेफिनेटली उनको देख के हजारों के हजार किसान इंस्पायर होंगे। ऐसे लोगों के जज्बों को सलाम। नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैं पढ़ाई कर रहा था, इंडिया ऑलरेडी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंजर और ओकरा का। आज जिंजर के अंदर प्रोटेक्टेड फार्मिंग में, वर्टिकल लेयर फार्मिंग में लोग काफी अच्छी कमाई, कम से कम 4-5 गुना ज्यादा कमाई की बात कर रहे हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टमाटर, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल और कैबेज का। सेकेंड है बनाना, पपाया और गुआवाज में ऑलरेडी इतना सारा परसेंट हमारा जा रहा है। लेकिन हम कई सारे प्रोडक्ट्स में अभी भी नंबर 1 हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को सुधार लें। अगला एक न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, पोटेंशियल ऑफ पैक हाउसेस। अगर आप में से किसी को सह्याद्री फार्म के बारे में नहीं पता हो, तो वो देखने जैसी चीज है। नासिक में आप जा करके देखो, एक बंदे ने, विलास सेंदे ने क्या से क्या कर दिया पैकिंग और ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के बदौलत। आज मेरे ख्याल से 1500 कंटेनर के आसपास वो ग्रेप्स एक्सपोर्ट करते हैं, और सारे वेजिटेबल्स का ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रोसेसिंग सब कुछ करते हैं एक सिंगल आदमी, जिसने कि छोटे से इससे काम किया था। लेकिन पैक हाउस के पोटेंशियल को पहचानते हुए उन्होंने दुनिया भर में अपनी कंपनी का झंडा नहीं गाड़ा, अपने भारत का भी झंडा गाड़ा है, केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करते हुए। आज एफपीओ में उससे सक्सेसफुल स्टोरी कोई है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं बता रहा था, ब्रांडिंग ऑफ वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है, जो कि ट्रेसेबिलिटी नहीं है। अगर हम इसमें, एक हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो कि ये काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और अगले 1-आध महीने के अंदर ये ब्रांडेड वेजिटेबल्स, मेरे ख्याल से मार्बल के रूप में ब्रांड ट्रायंगल फार्म्स का भी आ रहा है, सचिन भाई का भी डेफिनेटली ब्रांड के रूप में ही आएगा। तो ये सारे ब्रांड्स आने से क्या होगा कि आपको पता है कि जब हम इस ब्रांड का वेजिटेबल खा रहे हैं या खरीद रहे हैं, हो सकता है कि हमको 10-20-25% महंगा लगे, लेकिन हमको ये पता है कि ये बाकियों से ज्यादा साफ है, और ये मेरे लिए क्लीन है, और इसको खा करके मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, शायद कैंसर पेशेंट नहीं बनूंगा। तो ये फूड का ट्रेंड अब आने वाला है न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और किसान भाइयों को भी इसमें, इसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर होना पड़ेगा, तभी हम सेफ फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं मासेज में, मासेज के लिए। तो भविष्य कहाँ है दोस्तों?
मोदी जी हमेशा बोलते हैं मेरे 130 करोड़ देशवासियों, तो मेरे 130 करोड़ देशवासियों को खाना खिलाना भी तो हमारा ही काम है। बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है आज इंडिया, और चाइना अपने आप में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है। और कोरोना में बंद होने के बावजूद भी हमारा खुद का मार्केट इतना बड़ा है कि शायद सब्जी की जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकें अगर क्वालिटी में हम प्रोड्यूस करने जाएं तो। आज ही ये न्यूज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी में आया कि एग्रीटेक स्टार्टअप हैज विटनेस कंसिस्टेंट सर्ज इन ऑनलाइन ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक। तो ये फ्रेश वेजिटेबल्स और ये 2 घंटे के अंदर डिलीवर करते हैं मुंबई और पुणे में। फ्रेजो करके कंपनी है। एक और है, हमारे मित्र अभी चंडीगढ़ में शुरू कर रहे हैं, उनकी कंपनी अभी ये काम शुरू करने वाली है, फ्रेश वेजिटेबल्स एट द डोर स्टेप। ये भी नए जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप का है, जो कि ऐप के थ्रू ऑर्डर्स बुक करना, क्विक डिलीवरी करना, ट्रेसेबिलिटी के साथ कि कहाँ से आ रहा है, ये सारे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग की अभी शुरुआत नहीं हुई है उस हद तक, लेकिन आने वाले दिन में ये ट्रेंड आने ही वाला है, क्योंकि इंडोर स्पेस में कंटेनर्स के अंदर वर्टिकल फार्मिंग की शुरुआत बिल्कुल होएगी इंडिया में। और काफी सारे आजकल मैं पढ़ता हूँ कि लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़े स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन जो कि कभी भी आ सकता है। यही फ्यूचर है हमारा। पिछले दिनों दुबई के इन स्टोर हाइड्रोपोनिक फार्म बोलते हैं इसको, दुबई के अल्फुटान शॉपिंग सेंटर में ये 54 स्क्वायर मीटर का, मात्र 54 स्क्वायर मीटर का 16 वेराइटीज का ग्रीन्स उगाने का इन्होंने इन स्टोर दुकान के अंदर हाइड्रोपोनिक फार्म डाला। ये 10 केजी फ्रेश हर्ब्स वहां से प्रोड्यूस करते हैं, लेट्यूस, आर्गुला, केल, बेसिल, डिल, सोरेल, ये सारा चीज प्रोड्यूस करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल ये 16 वेराइटी जो 54 स्क्वायर मीटर में लगभग 1 एकड़ फार्म है लैंड के बराबर ईल्ड देता है। क्लीन एटमॉस्फेयर, विदाउट एनी केमिकल, कंट्रोल्ड कंडीशंस, इनसाइड द स्टोर। मतलब इससे ज्यादा ये नहीं हो सकते। आप लोकल में उगा रहे, लोकल में नहीं उगा रहे, जहां खरीद रहे हो प्रैक्टिकली वहीं पे उगा रहे हो, तो कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम होता है। मतलब कि इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ा। जहां उगा रहे फ्रेशनेस है, क्योंकि जब आप उगा रहे तभी आप खा रहे, और जहां उगा रहे क्लीन है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर भी पॉपुलर होने वाला है। मगर हमारी चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों? एडॉप्शन रेट हमारा बहुत कम है। 25 साल से मैं देख रहा हूँ, अभी भी ओपन फील्ड फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा है। कई ऐसे देश में जानता हूँ जहाँ की ओपन फील्ड फार्मिंग अब लगभग ना के बराबर हो रही है। उसके बाद हमारा सिस्टम जुगाड़ से ज़्यादा चलता है। हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की जगह जुगाड़ लगा के किसी तरह से काम चलते हैं, इसीलिए हमें परेशानी शॉर्ट टर्म में तो सस्ता पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें मुश्किल होता है। और हमारे किसान भाई प्राइस सेंसिटिव हैं, मैं उसमें उनकी गलती नहीं देखता हूँ। एक्चुअली हिम्मत नहीं होती है कई बार लोगों को, अगर टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं होता। और कई सारे इतने फेलियर के स्टोरीज हैं कि लोग डर जाते हैं कि कैसे हम नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। लेकिन मेरा एक फेवरेट स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ जाते हो? आप हॉस्पिटल जाते हो। किस हॉस्पिटल में जाते हो? जो सबसे बढ़िया होता है। किस डॉक्टर के पास जाते हो? जो आपके हिसाब से सबसे अच्छा होता है। और कौन सी दवा खरीदते हो? जो वो लिखता है। तो खेती में ये नहीं होता। खेती में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कहाँ सबसे सस्ता मिलता है। सब्जी भी वही खरीदेंगे जहाँ सबसे सस्ते मिलेगी। लेकिन भाई हॉस्पिटल पे जो हम खर्चा कर सकते हैं सही ढंग से, जो कि प्रिवेंटिव क्यूरेटिव है, तो प्रिवेंटिव पे क्यों नहीं? तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी आपके समर्थ में हो, आपकी कैपेसिटी में हो, ज़्यादा बड़े में नहीं, आप छोटे में ट्रायल कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए। ये शुरुआत करने की जरूरत है। मैं इस बात को जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि प्रॉब्लम हमारा ग्रोइंग का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा जो है अनसीजनलिटी का है, और प्रॉब्लम हमारे ईल्ड को मार्केट करने का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लास्ट वीक, मेरे ख्याल से इसी हफ्ते या लास्ट वीक में, ये मंडी में किसान को कहीं भी बेचने की आज़ादी का जो सबसे बड़ा बॉटल नेक था उसको दूर कर दिया है। तो किसान भाइयों की ये समस्या दूर होने की बहुत अच्छी संभावना है। एक और प्रॉब्लम है ये सारी टेक्नोलॉजीज के पीछे जीएसटी। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जिसकी हमने बात करी उसके ऊपर सब्सिडीज है, और सब्सिडी जहाँ 50% से लेकर के 60-70% तक है, टैक्सेज भी उसके ऊपर 5% से लेकर 18% तक है। सरकार अगर इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे, और किसान भाई इसके बारे में अगर कहीं भी आवाज उठा सके, जहां मौके मिले वहां बोलिए कि जीएसटी को अगर कम किया जाए, कम से कम 18 नहीं तो 12%, क्योंकि इनपुट क्रेडिट का चक्कर होता है। अगर कुछ तो कम किया है तो किसान भाई जो एंड यूजर हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी, और सस्ते दरों में टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सकती है। इम्प्रूव एक्सपोजर, एक्सपोजर विजिट्स की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, जब आप देखते हो तो सीखते हो।
जब आप देखते ही नहीं हो तो वही आपको बेस्ट लगता है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी यूज़ करने के पहले आप उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम से कम 10 किसानों से विज़िट कीजिए, 10 सप्लायर्स से बात कीजिए और अपने आप को एजुकेट कीजिए। आपका एक्सपोज़र जब होगा तभी जाकर के आप सही निर्णय ले पाएँगे। पैसे पे नहीं, ज्ञान के ऊपर भरोसा रखें और जब आप सीख लेंगे, जब आपको लगेगा कि ना ही ये बिल्कुल अब सही है, तब जाकर के आप इसका फैसला करें। सो क्वालिटी के लिए कोई रिवार्ड होना चाहिए। अगर कोई बंदा बेकार काम करके अपने स्ट्रक्चर को गिरा ले, तो जो भी भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी सप्लायर से 4, 5, 10 प्रोजेक्ट उसके घूमें और देखें कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। नहीं तो इस तरह के टेढ़े-मेढ़े स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं और क्वालिटी का काम जो इस तरह का होता है, शायद उससे आप वंचित रह जाएँ। इम्प्लीमेंटेशन में हमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें कई सारे पॉइंट मैंने जनरली भी कवर किए हैं कि हो सकता है मुझे मालूम नहीं ऑडियंस के दूसरे साइड कौन है। तो हमारी बात इस सोशल मीडिया के थ्रू कहाँ पहुँचेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन पहुँचाने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए मैं हर फोरम पे इसको बोलता हूँ कि हमें इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज भी किसान भाइयों को सब्सिडी निकालने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत पेपर वर्क है, जो कि थोड़ा-सा आसान किया जाए। एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सब्सिडी पिछले 2-3 साल से बंद थी, उसको खोलने की व्यवस्था की जाए। मेरे ख्याल से उसकी भी बात हो रही है और हर एक स्टेट के अपने गाइडलाइंस हैं, हर नित नए स्टेट में नए-नए गाइडलाइंस होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कभी गाइडलाइन आता है कि आप हर स्टेट में रजिस्टर करिए, कहीं पे गाइडलाइन बोलते हैं 150 किलोमीटर का विंड स्पीड करिए, जबकि वहाँ का कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये रैंडमनेस से एक्चुअल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ हो रही है। और नए कॉन्सेप्ट जो हैं उसको आप इनकरेज करते हो। समझो कि एक साधारण ग्रीन हाउस को अगर आप 900 रुपए सब्सिडी दे रहे हो या 950 रुपए सब्सिडी दे रहे हो, तो एक इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी को चलो या अच्छी टेक्नोलॉजी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी को भी आप कम से कम उतना तो दो। माना कि उसका दाम ज़्यादा है, आप 3200, 3300 या 2000 के ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकते, तो लेकिन 900 के ऊपर 450 तो दे ही सकते हो ना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे कोई किसान, तो उसको वंचित ना रखा जाए, उनको नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उससे जो है ये सारे अनसर्टेनिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। टेलर मेड सोल्यूशन जो आते हैं वो किसी किसान की जरूरत के हिसाब से नया सोल्यूशन आप डेवलप तभी कर सकते हो जबकि नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी। जैसे ये टेक्नोलॉजी हमने एक्सेस वेंटिलेशन के लिए एक डिज़ाइन किया था, खैर इसको सब्सिडी में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन नए कॉन्सेप्ट्स को आप करना चाहते हो, बेहतर डिज़ाइन हमको करना पड़ेगा। हमें डेवलप कंट्री से अडॉप्ट करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई विदेशी टेक्नोलॉजी आप ये करो, डायरेक्ट एज इट इज इम्पोर्ट करो। मैंने खुद कई सालों तक विदेश से टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करी है, लेकिन पिछले 4-5 साल में मैंने हर एक प्रोडक्शन को लोकलाइज कर दिया है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो कॉस्ट कम हो गया और इस तरह के कोविड जैसे चैलेंजेज में किसान भाइयों को सही दाम पे सही सामान उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी ये पावरफुल टूल है कि लोकलाइज करें। तो मैं किसी टेक्नोलॉजी को गंदा नहीं बोलता हूँ, मैं किसी टेक्नोलॉजी को महंगा नहीं बोलता हूँ। हमें हर टेक्नोलॉजी से सीखने की जरूरत है। आखिर किसी ने इस्तेमाल किया, दुनिया भर के लोग उसमें रिसर्च करके ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उस लॉजिक को समझ करके हम अपने देश में मिलते जुलते टेक्नोलॉजी करेंगे तो शायद हमारे देश में प्रोटेक्टेड फार्मिंग का भविष्य और बढ़िया होगा। इंडियन ग्रीन हाउस इंडस्ट्री में हमारे जो फैब्रिकेटर भाई लोग हैं उनके लिए एक ही है कि उनके पास भी कॉन्सेप्ट जो है आज फैब्रिकेशन का है। लोग उनको फैब्रिकेटर बोलते हैं। उनको थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। वो फैब्रिकेटर से प्रोजेक्ट डिजाइन कंपनी बने और तभी जाकर के वो देश विदेश में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फैब्रिकेटर का काम केवल फैब्रिकेट करना है। प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें आती है। आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, आप प्रोजेक्ट डिजाइनर हो और उस समय में आप बेहतर काम कर सकते हैं। मगर आज काम कैसे हो रहा है ये देखते हैं थोड़ा। ये वीडियो दिखाने का मतलब है कि हमारे दोस्त लोग वेट करते हैं कि कुछ नई बात आ रही है और हम फिर उसको देख कर के इंतजार करते रहते हैं, शायद कॉपी करने के लिए।
तो अगर कॉपी करने की जगह ओरिजिनल इनोवेशन, इंडिया बहुत टैलेंटेड कंट्री है। हमने मंगलयान तक अपने पहुँच बना ली है। हम कितने सारे चीज़ों में दुनिया में सबसे आगे हैं और इतने टैलेंटेड लोग हैं। एपीजे कलाम जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह बनाने वाले लोग हैं और उस देश में अगर हम दूसरे की टेक्नोलॉजी को अपने में इंडिजिनाइज़ कर सकें, बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे मित्र हैं जो कि इसको करने के लिए काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। शायद थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ कि इन बातों से उनको इंस्पिरेशन मिले कि नई से नई टेक्नोलॉजी वो किसानों से सस्ते से सस्ते दर में लाएँ एंड दैट विल बी ग्रेट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ये एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्रेवो का ग्रीन हाउस है जिसके अंदर रिट्रैक्टेबल रूफ सिस्टम है। लोगों को हेल का जो प्रॉब्लम है, अगर पत्थर मार करके भी इन्होंने टेस्ट किया है। आप देखिए, ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह के कवरिंग के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं दुनिया में, जो कि हेल जैसे प्रॉब्लम को अगर डिजाइनिंग सही से किया जाए तो आप उसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। One of the questions that we frequently get regarding the retractable roof covering is how resistant is the retractable roof covering to hail? And what we can say is over the last 25 years that there has never been a roof covering that's been replaced due to hail damage, provided it's less than 9 years old. So what we're going to do is demonstrate the impact of a hailstorm by simulating it using large rocks. दूसरा एक और दिखाता हूँ, ये भी केवल डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमारे दोस्त लोग सब कैपेबल हैं, इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और हमारे मित्र हैं विश्वास जोगदन जी जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं खुद ही, और उन्होंने मतलब कि ग्रीन हाउस डिजाइनिंग के लिए उनकी मास्टरी है, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ काम करना है। और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है विश्व की प्रूवन टेक्नोलॉजी है और ये लोग डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। कभी भी इनका स्ट्रक्चर ऐसे गिरता नहीं है, हवा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और किसानों का नुकसान नहीं होता है। ये एक वीडियो देखिए जो कि मेक्सिको के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया था जिसके अंदर स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं हुआ और ये इसी तरह से ये था। स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन हो तो कुछ नहीं होता है। इसी तरह से अगर ट्रेलिसिंग वगैरह सिस्टम का डिज़ाइनिंग के लिए जो हमने सारे सिस्टम्स बनाए हैं नेट हाउस के अंदर, वो भी बहुत यूनिक है। तो बेसिक ये आइडिया ये है कि जो भी चीज़ हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग के लिए डिज़ाइन करें, चाहे वो बेसिक क्रॉप कवर हो या महंगा से महंगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो, हर एक के अंदर एक डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
आज के डेट में शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर है, अच्छे डिज़ाइनर्स नहीं मिलते हैं, अच्छे एग्रोनॉमिस्ट नहीं मिलते हैं और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि अगर हम लोगों को ट्रेन कर सकें, अगर तो वो एक एम्प्लॉयबिलिटी उससे बढ़ेगी और नई अपॉर्च्युनिटी है, इससे जॉब क्रिएशन भी काफ़ी अच्छा होगा स्किल्ड मैन पावर से। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान अभी भी थोड़ा उसमें पीछे है, हमारे सामान्य किसान उससे थोड़े से अलग हैं और अब मगर सिचुएशन सुधर रहा है। मैंने बताया न्यू जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काफ़ी टॉर्च बेयरर का काम कर रहे हैं और वो ये सिचुएशन ज़रूर आने वाले दिनों में सुधर जाएगा। प्रॉपर हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग, किस स्टेज पे हार्वेस्टिंग होना चाहिए और उसका पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने पैक हाउस के बारे में बताया, जैसे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकिंग के बारे में बताया, वो कॉन्सेप्ट्स एक अब आ रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है, लेकिन अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जो हमारे यंग लोगों के सामने आएगी और इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने पहले ही बताया कि अब डिज़ाइन की ज़रूरत है, अब प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, नए-नए हाइब्रिड्स खोजने की ज़रूरत है जो कि ग्रीन हाउस में उग सके। अभी भी सीड्स मोस्टली हॉलैंड से आते हैं। हमारे यहाँ की सीड कंपनी बहुत ही कैपेबल है और इसको करने के लिए तो कुछ रिसर्च इसके दिशा में भी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उगा तो लें, लेकिन होता क्या है, जैसे कोरोना जैसा एक केस आया, हम अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करते हैं। हम अपने खर्चे को कम करने लगते हैं क्योंकि और वहाँ पे सेविंग का चक्कर चालू होता है और उस वक़्त में हम खाने के ऊपर भी कटौती करते हैं और अच्छे खाने के ऊपर तो बिल्कुल कटौती करते हैं। दूसरी बात, जहाँ भी किसान बेचारे ऐसे सिचुएशन में फँसे, उनके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, डायरेक्ट किसानों से खरीदने की सिस्टम को जो अब कंपनी शुरू कर रही है, हमें उसको प्रेरणा उनको जो है प्रेरणा देनी चाहिए और उनको इंस्पायर करना चाहिए कि हम डायरेक्ट फार्म टू फोक के जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसको इनकरेज करें और बीच में जो मिडलमैन लोगों के चलते किसानों का जो नुकसान होता है। आज एक सब्जी टमाटर मैं कल बात कर रहा था मेरे मित्र से, चंडीगढ़ में ₹2 किलो मंडी में और ₹20 किलो कंज्यूमर तक, मतलब लग 10 गुना का मार्जिन। ऐसे ही शिमला मिर्च करीब ₹30-40 तक फार्म गेट पे, ₹160 तक कंज्यूमर को। ये गैप बहुत बड़ा है जिसको ये कंपनी भरने की कोशिश करेगी, तो इससे फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा और कंपनीज भी सही-सही करेगी, बेसिकली ट्रेसेबल, क्लीन और अच्छा फूड जो है किसानों तक पहुँचेगा। एक और चीज़ है, ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग जो है जितने भी किसान भाई कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर, इट इज़ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि क्लस्टर अप्रोच हमको करने की ज़रूरत हो। अगर 100-200 एकड़ एक जगह पे हो रहा है, वहाँ पे सेंट्रल ग्रेडिंग पैकिंग हॉल हो, एक से कॉमन ब्रांड हो, उस ब्रांड के तहत उसकी मार्केटिंग हो, तब वो एक इंडस्ट्री की तरह काम करेगी। सो प्लीज़ रिमेंबर, सब लोगों के लिए, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो या किसान भाई हो या जितने भी श्रोता हैं, उनके लिए एक चीज़ है कि इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। प्रोटेक्टेड फार्मिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट अ कमोडिटी। हम इसको जब कमोडिटी के रूप में देखेंगे, तो टेक्नोलॉजी मार खा जाती है और टेक्नोलॉजी के रूप में देखेंगे, तो हमेशा सही निर्णय होता है। तो ये सब बात है, अगर हम इन सब कुछ चीज़ों पे पालन करें, तो कुछ भी संभव है दोस्तों, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन्स। इमरान, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter, and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.